नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईबीसी 24 पर। मैं पुनीत पाठक हूं और आज का दिन बड़ा है। बड़ा इस लिहाज से कि उत्तर भारत के दो राज्य, एक है जम्मू कश्मीर, जो कि आज की तारीख में यहां किस पार्टी को राज्य की जनता ने चुना, इससे कहीं महत्वपूर्ण यह है कि धारा 370 हटने के बाद वहां की जनता सोच क्या रही है। और अब यह सोच धीरे धीरे करके डिकोड हो गई है, खुलकर सामने आ रही है। यहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन काम करता दिख रहा है। और जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर टैली देख रहे हैं, इसमें आप खुद देख पाएंगे 51 से 52 सीटों पर फिलहाल यह गठबंधन आगे चल रहा है, लीड कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में जो रुझान बताए गए थे एग्जिट पोल्स के द्वारा, वो पूरी तरह उलट गए हैं। यहां भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक बनती दिख रही है और यहां भी 90 सीटें हैं। 90 सीटों में से 50 सीटों पर तकरीबन 49-50 सीटें वेरी हो रही है, थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर नीचे आ रही हैं। 49-50 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। यानी एक बार फिर से अकेले दम पर भारतीय जनता पार्टी यहां सरकार बनाती दिख रही है। ये बड़ा चैलेंजिंग था क्योंकि किसानों के आंदोलन वाला स्टेट, खिलाड़ियों के प्रदर्शन वाला स्टेट, पिछले गठबंधन में हुई गड़बड़ियों के बाद अकेले दम पर उतरने वाला भारतीय जनता पार्टी के लिए यह स्टेट किसी चैलेंजिंग थाली से कम नहीं था। लेकिन इस पर पूरी तरीके से विजय प्राप्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग दिख रहे हैं। अभी थोड़ा सा और जल्दी है, लेकिन फिलहाल रुझान इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन रही है, क्योंकि क्लियर कट मैंडेट उनके पक्ष में दिखाई पड़ रहा है। आधे से कहीं अधिक सीटें उनके पास में जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं। और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जनता ने जो भी अपना मैंडेट दिया है, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्थितियां की जा रही थी उसके आसपास और उसके थोड़ा सा ऊपर भारतीय जनता पार्टी निकलती दिख रही है। लेकिन बड़ी बात यह कि बिना किसी सहयोगी के और जिस घाटी के बलबूते, जिन हिंदू सेंटिमेंट्स वाले इलाकों के बूते ये पूरी विजय सुनिश्चित करने के बारे में सोचा था बीजेपी ने, उसने कहां साथ नहीं दिया, कैसे चूक गई रणनीति, इस पर भी बात होगी। चलिए विश्लेषण पूरा हम करेंगे, लेकिन इस वक्त तमाम जो बड़ी खबरें हैं उन पर भी नजर डालना बहुत जरूरी है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर, इसका विश्लेषण सुबह से हम कर रहे हैं। नतीजे आप देख रहे हैं दोनों तरफ टैली में। एक तरफ हरियाणा, नजर डालें आप, 50 सीटों पर बीजेपी आगे, 34 के ऊपर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी महज 1 सीट पर आगे। यहां उनके लिए रुझान थोड़े से ठीक दिख रहे हैं। उनको शून्य सबने दिखाया था, लेकिन यहां तकरीबन 1 सीट और अदर्स 5 के ऊपर आगे चल रहे हैं। इधर अगर आप जम्मू कश्मीर की स्थिति देखें, दूसरे साइड में रहे तो 26 सीटों पर बीजेपी फिलहाल यहां आगे चलती दिखाई दे रही है, लेकिन कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन 52 सीटों पर आगे है। पीडीपी केवल 3 सीटों पर आगे और अदर्स 9, यानी अदर्स को पीडीपी को साथ लेकर भी वो आंकड़ा वैसा बनता दिख नहीं रहा है। संभावनाएं वहां बड़ी शिथिल हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। विश्लेषण हम करते रहेंगे। और इस वक्त एक बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। हरियाणा में काउंटिंग के बीच में वोटिंग के नतीजों की बारी है, नतीजों वाला दिन है। तो आज हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने अब इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर डेटा अपडेट नहीं है, यह कांग्रेस का आरोप है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है कि आप बीजेपी प्रशासन पर दबाव बना रही है, सवाल उठा दिया है। रुझानों को इलेक्शन कमीशन जानबूझकर बड़े धीमे धीमे शेयर कर रहा है और रुझानों में बीजेपी को बहुमत दर्शा रहा है। एक सीधा एलिगेशन है, आरोप है इलेक्शन कमीशन पर कि वो लेट अपडेट कर रहे हैं, रुझान ढंग से नहीं दिखा रहे, कि आप बीजेपी के प्रेशर में काम कर रहे हैं, ये आरोप है। तो जयराम रमेश कांग्रेस के सीनियर लीडर आरोप लगा रहे हैं। वैसे ये आरोप भी नए किस्म के नहीं हैं। जब कभी भी रुझानों में या परिणामों में पार्टी पिछड़ी है, हमेशा इस तरह के आरोप पहले भी सामने आए हैं। शुरुआती रुझान है, इंतजार कीजिए। पूरा भरोसा है कि आज दिन भर लड्डू भी और जलेबी भी खाने को मिलेगी। मोदी जी को भी जलेबी भेजने वाले हैं, पूरा भरोसा है। जम्मू कश्मीर, हरियाणा हम पेश कर रहे हैं। अब ये अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे। शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ईसीआई हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10, 12, 11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ईसीआई के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था।
चैनल्स पे देखिए, पहली बार होता हुआ दिख रहा है कि चैनल्स अपने रिपोर्टर्स के जो आंकड़े आते हैं काउंटिंग सेंटर से वो नहीं दिखा रहे, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर निर्भर कर रहे हैं, और चुनाव आयोग के आंकड़े चौथे या पांचवें छठे राउंड के दिखा रहे हैं, जबकि हमारे कंट्रोल रूम से 11-11 राउंड के आंकड़े आ चुके हैं। आंकड़ों में जो मिसमैच है, गैप है, ये क्यों है, ये हम बार बार चुनाव आयोग से, अभी हमारे महासचिव जयराम रमेश जी ने ट्वीट करके भी पूछा है कि ये क्या दबाव डालने की कोशिश हो रही है। तो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता कह रहे हैं कि एक तो पहली बार उनको ऐसा लग रहा है कि चैनल्स अपने हिसाब से अपडेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि इलेक्शन कमीशन की साइट के अकॉर्डिंग इसे अपडेट कर रहे हैं। एक और दूसरा, इलेक्शन कमीशन पर गंभीर आरोप हैं कि वो धीरे धीरे अपडेट कर रहे हैं। 2-3 राउंड्स के ही रुझान दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी आगे है। तो बड़ा आरोप है कांग्रेस पार्टी का, और इस वक्त इस आरोप के ऊपर एक प्रतिक्रिया भी बनती है। जल्दी जल्दी हम इन सब पर प्रतिक्रिया लेंगे, और हमारे साथ में एक पूरा पैनल जुड़ रहा है। परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ में इस वक्त जो पैनल जुड़ा है उसमें IBC 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल सर हमारे साथ में लगातार कंटिन्यू जुड़े हुए हैं, विश्लेषण भी कर रहे हैं। साथ में सुमेर सिंह सोलंकी साहब हैं, राज्यसभा सांसद हैं मध्य प्रदेश से। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सोलंकी जी। TS सिंहदेव साहब कुछ ही देर में हमारे साथ में जुड़ जाएंगे, हम उनका इंतजार करें। और चंचल नांदल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, हरियाणा के बारे में वो पूरी रायशुमारी और पूरा अध्ययन रखते हैं। दूसरी बात, JS नैन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक, उनके साथ में हम एक और अन्य पहलू पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं रवि सर आपसे पूछूंगा, एक तो रुझान एग्जिट पोल से अलग हरियाणा में दिख रहे हैं, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, आज की तारीख में अब जो कांग्रेस का आरोप है इस वक्त का, कोई हैरत हो रही है आपको? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि जो राउंड मैंने जो देखा भी इसी की साइट पे, लगभग 9 से 10 राउंड के जो नतीजे हैं वो आ गए हैं। और अब जो यहाँ से जो अंतर आने वाला है, जो करीब लगभग 3 से 5 सीटें ऐसी हैं जो कि 1000 वोटों के नीचे के अंतर से चल रही हैं। बाकी सभी सीटों पर 5000 से ऊपर ही कैंडिडेट जो बीजेपी और या कांग्रेस के जो हैं वो आगे चल रहे हैं, जो नंबर ये आ रहा है। तो अब मेरे को नहीं लगता कि यहाँ के बाद से बहुत ज़्यादा 3 से 5 सीटों का अंतर इस पूरे आंकड़े में हो सकता है। ये देखिए आरोप लगते हैं, एग्जिट पोल में वो जीते, सुबह उनको 65 सीट तक पहुंचाया गया, जबकि वो उस समय तक केवल वो खुले थे जो बैलेट पत्र आते हैं वो जो। तो ये जो चीज़ है, अब इसमें आरोपों में दम मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि 10 राउंड 12 राउंड और इसके नतीजे इसी वेबसाइट पर दिख रहे हैं या किसी दूसरी वेबसाइट पर दिख रहे हैं। तो स्थिति यहाँ के बाद 3 से 5 सीटों के अंतर की रहने वाली है, उससे ज़्यादा कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। चलिए, तो आरोप हैं, आरोपों पर भी प्रतिक्रिया लेते हैं। सुमेर सिंह सोलंकी साहब हैं, मध्य प्रदेश से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सोलंकी जी, पहली बात तो जो रुझान दिख रहे हैं सामने, उसमें अब काफी हद तक स्थिति स्पष्ट हो रही है। मार्जिन भले ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन बहुत बड़े उलटफेर हो, आपको क्या इसकी गुंजाइश है? प्रतिक्रिया इस पर आपकी, और जो कांग्रेस का आरोप है इस पर भी अपनी बात रखिए। देखिए, अभी शुरुआती रुझान जो है उसको हम देख रहे हैं, अभी बहुत स्पष्ट होना बाकी है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार जन सेवाओं में लगी रही है, गरीबों के कल्याण में लगी रही है। भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता ने बहुत जमीनी स्तर पर मेहनत की है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हरियाणा में सरकार बनाएगी, और आप देखेंगे कुछ देर बाद पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन अभी इंतजार करना होगा। शुरुआती रुझानों है जनता का, ये धीरे धीरे अब सबके सामने आ रहा है। और रही बात कांग्रेस की और हमारे विरोधी पक्ष की, ये निरंतर इलेक्शन कमीशन पे भी और EVM मशीनों पे भी निरंतर ये आरोप लगाते रहे हैं। और जब उनकी हार होती नजर आती है, या जब उनको लगता है कि हमारी स्थिति खराब है, तो इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे, ये इनकी पुरानी परंपरा रही है। सोलंकी जी, एक छोटा सा सवाल जम्मू कश्मीर पर है। जम्मू कश्मीर में पार्टी चूकी है, रणनीति काम नहीं कर पाई है, या वहां आपके विरोधी तगड़े रहे हैं, उनका प्रचार तगड़ा रहा है? देखिए, इसको ये जो आप बोल रहे हैं, इसमें लगातार पार्टी की
अच्छी मेहनत रही है जम्मू कश्मीर के हमारे गरीब भाइयों और बहनों की जिंदगी बदलने के लिए। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निरंतर अच्छे कार्य किए गए और देश का बहुत महत्वपूर्ण अंग जम्मू कश्मीर बना है और वहां हर प्रकार की सुविधा भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने देने का प्रयास किया है और वहां की जनता का जनादेश जिस प्रकार से अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसको लेकर पार्टी स्तर पर बड़े स्तर पर ये चर्चा होगी। अभी फिलहाल में बहुत कहना जल्दबाजी होगा कि ये जो स्थिति दिख रही है ये क्यों हुई है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति जम्मू कश्मीर के हमारे भाइयों और बहनों का विश्वास बढ़ा है और ये विश्वास और बढ़ेगा। ठीक है, चलिए उम्मीद अभी आप कर सकते हैं क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त इसमें और है। चंचल साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक हमारे साथ में इस वक्त जो बताया जा रहा है टीएस सिंहदेव जी जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम हैं और साथ ही साथ वे हरियाणा में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति इसके भी सर्वे सरबराह रहे हैं, उसके प्रभारी रहे हैं। सिंहदेव साहब बहुत स्वागत है आपका IBC 24 पर। आपके मैनिफेस्टो में हमेशा कमाल होता रहा है, 2018 में हमने देखा, इसके बाद में अब एक ऐसा ट्रेंड बन गया है कि हर जगह मैनिफेस्टो की बात हो तो सिंहदेव साहब को कोई साइड नहीं रखता, उनको हमेशा सेंटर में ही रखता है। अब जो अभी रुझान आपको दिख रहे हैं, क्या लग रहा है अब की बार जो वायदे किए इसमें और कोई बड़े वायदे शामिल होने थे या अभी बहुत जल्दबाजी आप मानते हैं या आप स्वीकार करते हैं कि जो स्थिति बन रही है वो पार्टी के लिए यही सच है और इसका वजह क्या आप पाते हैं? अभी तो बीजेपी अच्छा खेलते दिख रही है। हाँ जी, 50 के आसपास का आंकड़ा, 49-50 का आंकड़ा वो टच कर रही है। ये अप्रत्याशित सा था। मेरे आकलन में तो दोनों चुनावों में मेरा आकलन गलत निकला। जम्मू कश्मीर में मैं मान रहा था कि एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है, ये करीब 40 सीट के आसपास लाएगा, बीजेपी 30 के आसपास आएगी और अदर्स पीडीपी और अदर्स हैं ये 20 के आसपास रहेंगे। लेकिन वहाँ एक तरफा सा दिख रहा है। अभी 50+ में एनसी कांग्रेस का गठबंधन है, पीडीपी के पास 3 है, करीब 55 सीटें इधर चली गई और हरियाणा में 50 से ऊपर ही सीट कांग्रेस की आएगी ऐसा अनुमान था। अभी वो गलत दिख रहा है। बीजेपी 49, कांग्रेस 35, ये आगे पीछे इतने पे ही हो रहा है। तो बीजेपी आगे है ये कहना मुश्किल है क्योंकि खबर जो ग्राउंड से आ रही थी और सभी स्रोतों से आ रही थी, अपन मीडिया के आकलन को छोड़ दें तो सभी जगह से खबर ये आ रही थी कि कांग्रेस अब की जीतेगी। ये क्लियर आकलन ऐसा था, पर कुछ ऐसा हुआ है जिसको देखना पड़ेगा। ये रिजल्ट तो अप्रत्याशित सा था, जैसे छत्तीसगढ़ का परिणाम भी अप्रत्याशित सा ही था। देखना पड़ेगा कि क्या कारण है। टीएस सिंहदेव जी, कहीं टीएस सिंहदेव जी, मैं रविकांत मित्तल, आपको नमस्कार है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपके जो 3 बड़े नेता थे जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे उनकी जो आपस की खींचतान जो आई समझ में और शैलजा को जो कि एक दलित फेस है उनको थोड़ा सा साइडलाइन किया गया, 2 जाट नेता आपस में मुख्यमंत्री के लिए पहले जो लड़ाई चल रही थी कहीं उन्होंने ही तो एक दूसरे को नहीं काट दिया आपस में? ये आकलन करना पड़ेगा। मुझे लगता तो नहीं है ऐसा संभव नहीं दिख रहा, लेकिन कुछ तो हुआ है, कहीं ना कहीं कुछ तो हुआ है कि अगर कांग्रेस बहुमत नहीं प्राप्त कर रही है तो किसी न किसी चीज का नुकसान तो कांग्रेस को हुआ है। हो सकता है भाजपा ने कुछ अच्छा किया हो। वोट शेयर देखेंगे तो करीब कांग्रेस कुछ समय तक आगे ही चल रही थी। पहले 4% आगे चल रही थी, फिर 1% आगे चल रही थी। तो वोट शेयर में आप आगे हैं लेकिन सीट्स में आप कम है, तो स्ट्रैटेजिकली कहीं ना कहीं कोई चीज ऐसी हो गई कि वोट मिलने के बाद भी सीटों का अंतर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल टीएस सिंहदेव जी, क्योंकि जो हमारे पास ग्राउंड से रिपोर्ट थी उसमें यह था कि जो जाट वोटर है वो काफी वोकल था और वो कांग्रेस के समर्थन में था। तो एक ऐसा नैरेटिव बना कि कांग्रेस आगे आ रही है जो आप भी बोल रहे हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी थी जो दूसरे दलित हो, चाहे बनिया और अग्रवाल लोग हों या जो दूसरे जो वहाँ पे कम्युनिटी हैं, वो बहुत साइलेंट थी, वो ज़्यादा बोल नहीं रही थी और एग्जिट पोल में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा बोला नहीं, इसलिए उलट नतीजे कल हमने एग्जिट पोल में भी देखे 2 दिन पहले। तो क्या आपको लगता है कि जो साइलेंट वोटर था उनको पढ़ने में कांग्रेस गलत कर गई?
हो सकता है। इसमें माना जाता है 22-24% जाट वोटर हैं हरियाणा में, और 20% 21% एससी वोटर हैं हरियाणा में। फिर 36 बिरादरी की बात वहाँ होती है। तो कोई भी एक तरफ अगर जाएगा तो फिर वो 36 में से बाकी बैलेंस बिगड़ने की भी स्थिति होती है। माइनॉरिटी वोटर्स भी हैं, मेरे ख्याल से 5-6% माइनॉरिटी वोटर्स हैं। तो एन ब्लॉक ये नहीं जाता, इसका बड़ा प्रतिशत मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये एससी वोट स्प्लिट हुआ क्या, ये देखना पड़ेगा। आपने शैलजा जी का कहा, वो कारण बन सकता है क्या? बीएसपी का देखना पड़ेगा कि बीएसपी ने कितने वोट कहाँ काटे। जैसे यूपी के इलेक्शन में कहते हैं कि 10 एक सीट और आ जाती सपा कांग्रेस को अगर बीएसपी सीट नहीं वोट नहीं काटती। फिर ये जो रावण जी खड़े हुए हैं, अभी एक नया फोर्स खड़ा सामने आने को दिख रहा है। तो ये कहीं इनने तो वोट नहीं काटे, क्योंकि अब बीजेपी का स्ट्रैटेजी क्लियर दिख रही है कि माइनॉरिटी वोट और एससी वोट को एक साथ मत आने दो। कि माइनॉरिटी और एससी वोट अगर एक साथ आता है तो बीजेपी को चुनाव जीतना बहुत कठिन होगा। एक अपडेट मैं आपको भी दे दूं, दर्शकों को भी दे दूं। 16,000 वोटों के मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के दर्शन कुमार बसौली सीट से जीत गए। ये पहला रिजल्ट है, नतीजा है जम्मू कश्मीर का। तो जम्मू कश्मीर में पहला नतीजा बसौली से आ गया। 16,000 वोटों से बीजेपी के दर्शन कुमार जीत गए हैं। ये पहला नतीजा जो घोषित हुआ है। आप अपनी बात कंटिन्यू रख सकते हैं। रवि सर, अभी जो आप बातचीत पूछ रहे थे उसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर, जैसे हमने जब सरकार में हम करते हैं अपना बिग पिक्चर, तो उसमें भी आपने बताया था कि जाटलिन बड़ा वोकल होकर के अब की बार कांग्रेस का साथ दे रहा है। दूसरा, खिलाड़ियों की नाराजगी, खिलाड़ियों का मैदान में उतारा जाना। कई जगह ऐसा लगा कि स्ट्रेटेजी कामयाब है, लेकिन ये आपसी खटपट एक बड़ा फैक्टर हर बार की तरह कांग्रेस के साथ यहां भी चिपका दिखाई पड़ रहा है, नहीं लगता आपको? बिल्कुल। और एक और चीज मैं बाबा साहब से जानना चाह रहा था कि जो आपके साथ गठबंधन की बात हो रही थी, क्या वो भी देखना पड़ेगा कि आपके साथ जो गठबंधन नहीं हो पाया उसने भी क्या आपको नुकसान पहुंचाया? जहां तक खिलाड़ी और बातें हैं, ये देखिए अब हालांकि फिर से आगे हो गई है विनेश फोगाट, लेकिन वो लगातार पीछे चल रही थी और बहुत कम अंतर अभी वहां पर भी है। किसान भी एक फैक्टर है, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे को एक एक्सपर्ट वहां से कह रहे थे कि जब जाटों की सरकार बनती है तो जो दूसरी कम्युनिटीज हैं उनको थोड़ा सा वो अनईजी होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं और ये हैं। तो कई एक मेजोरिटी ये चाहती थी कि जाटों की सरकार ना बने। एक ये बात हो सकती है। तो हालांकि एक मुश्त गया है कांग्रेस के पास जाट वोट, लेकिन लगता है कि जो बाकी लोग थे वो बीजेपी को प्रेफर किए, ऐसा मेरे को समझ में। जेएस नैन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वहां की स्थिति पर बारीक पकड़ रखते हैं। नैन साहब, स्वागत करता हूं आपका और थोड़ी देर से आने के लिए क्षमा भी मांगता हूं। आप बताइए, हरियाणा में इस वक्त जो हमने चर्चा की अभी टीएस बाबा जी से, जो वहां के मैनिफेस्टो कमेटी के प्रभारी भी हैं, उनको लेकर, कांग्रेस की रणनीति को लेकर क्या माहौल आपने पाया? एक फैक्टर कांग्रेस के भीतर की खींचतान का, सीएम रेस का, एक फैक्टर वहां पर सारे अलग अलग जो वर्ग रहे हैं उनके सपोर्ट का। क्या आप बड़ा फैक्टर बदलता हुआ पा रहे हैं? ऐसा है कि ये नतीजा जो है ना, वो जैसा लोगों ने सोचा था वैसा नहीं है जी। और आमतौर पर ये सोचा था कि कांग्रेस को 55 से 60 सीटें मिलेगी, ये हर आदमी का आंकलन था। परंतु दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस का वोटर था, जाट वोट या दूसरे भी थे, वो वोकल था, और बाकी जो बीजेपी का वोटर था वो साइलेंट वोटर था। मैं कल भी कहीं कह रहा था कि साइलेंट वोटर कुछ ना कुछ वोट फुलाएगा, और यही चीज हुई है। अब क्वेश्चन ये है कि आमतौर पर ये नहीं था कि बीजेपी को 50 सीट मिलेगी, आमतौर पर ये था कि 20-25 में वो निपट जाएगी। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों ऐसे हालात हुए। इसके लिए सबसे मेन तो मैं फैक्टर समझता हूँ कि कांग्रेस की आपस की जो लड़ाई है, इलेक्शन के दिनों में शैलजा जो है ना वो घर बैठ गई, उसने कंपेन नहीं किया, उससे जो एससी वोटर थे उसमें गलत मैसेज गया और किस तरीके से उसको समझाया गया और उसके बाद लाया गया। और बार बार इलेक्शन के दिनों में वो ये कहती रही कि मैं सीएम के लिए कैंडिडेट हूं, मैंने क्लेम करना है और मैं सीएम बनूंगी। दूसरी तरफ जो जाट वोटर थे, जाट वोट के बारे में ये थी कि वो 2 जगह बट गया है जाट वोटर, एक हुड्डा साइड में और दूसरा चौटाला साइड में। क्योंकि जो सिरसा का एरिया है, सिरसा के एरिया में चौटाला जी की काफी वो थी,
तो आपस में ये वोटें बंटने की वजह से वो सारी की सारी सीटें बीजेपी जो है ना वो जीत रही। और अब यही नहीं, बीजेपी ने कैंडिडेट बदले हैं, नए कैंडिडेट उन्होंने किए हैं, परंतु कांग्रेस ने कोई भी कैंडिडेट नहीं बदला। पिछले बार उनके 30 एमएलए थे, 30 के 30 को उन्होंने टिकट दे दिया, जबकि कई ऐसे थे जो 4-5 बार एमएलए जो है ना बन चुके थे, उनको बदलना बहुत जरूरी था, परंतु इन्होंने नहीं बदला। तो इसलिए और एक और भी चीज है कि हरियाणा में आमतौर पर जैसा कि कहावत है, कहा जाता है ऐसा कि जो वोटें हैं वो जाट और नॉन जाट में पड़ती हैं, और यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि जाट वोट जो है वो बीजेपी में गया और कुछ चौटाला के पास गया, और कुछ वोटें जो है जेजेपी भी ले गई है। हालांकि 27% वोटें कोई कम नहीं है। तो इस तरीके से जाट वोट बढ़ गया। एक छोटी सी बात, क्या जो एक छोटी सी बात, ये जो कांग्रेस का गठबंधन नहीं हुआ, क्योंकि आपने कहा सबका आकलन गलत हुआ, एक आकलन ये भी कह रहा था शुरू से कि अगर ये साथ लड़ते तो बेहतर स्थितियां होती। ये अलग अलग जाना भारी पड़ा, क्योंकि ये देखा है नेशनल इलेक्शन में भी कि जब आप एकजुट होकर आते हैं मैदान में तभी आप कुछ कमाल कर सकते हैं बीजेपी के सामने, आज की तारीख में जो बीजेपी स्ट्रेंथ दिखा रही है उसके सामने। अगर ये आपके साथ समझौता करते तो उससे कुछ ना कुछ फायदा होता, क्योंकि आपको ज्यादा वोट तो नहीं मिलती। आप ये दिखा रहे हैं कि एक सीट है, मैं नहीं मानता कि उनको एक सीट भी आएगी, बल्कि इनेलो 1-2 सीट ले जाएगी, उनकी सीट नहीं आएगी। हाँ, ये है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000-2000 वोट का फर्क पड़ा है, क्योंकि आपकी 1000-2000 वोट तो थी, परंतु कांग्रेस इतनी ओवर कॉन्फिडेंस था उसके अंदर, उनको यह था कि हमें किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, आपकी भी जरूरत नहीं, किसी और पार्टी की भी जरूरत नहीं है, हम अकेला लड़ेंगे। और खासकर भूपिंदर सिंह हुड्डा को तो ओवर कॉन्फिडेंस था कि हम जीत जाएंगे। परंतु अब जो स्थिति है आपका ये दिखा रहा है कि 48 उनके पास है, इसमें 1-2 का फर्क पड़ेगा, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब आमतौर पर अब जो है ना वो निश्चित हो चुका है कि बीजेपी गवर्नमेंट आ रही है, 1-2 सीटें आगे पीछे हो सकती है, इससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक चीज और आपको बताना चाहूंगा जी कि हरियाणा में बीसी वोट बहुत ज्यादा है, और ये बीसी वोट सारी की सारी बीजेपी के पास गई है। इसका कारण ये है कि लास्ट दिनों में बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया, और वो बीएस जो है ना बीसी कैटेगरी से, इसलिए बीसी वोट सारी उनके पास गई हैं, उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। और गांव में मैंने देखा है कि बहुत ज्यादा बीसी वोट है। जी बाबा साहब, जी बाबा साहब, आपको लगता है कि जो ये कह रहे हैं कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंस था और आपसी जो लड़ाई थी यही आप लोग को ले डूबा? कई फैक्टर्स होंगे, हार अगर होती है तो कई फैक्टर्स होंगे, उसमें ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूंगा, लेकिन कॉन्फिडेंस जरूर था। कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी कि हरियाणा में सरकार बनेगी। आपने आम आदमी पार्टी के लिए भी पूछा था पहले, तो आम आदमी पार्टी के साथ प्रयास किया गया था कि साथ में हम लोग लड़ सकें, पर हो सकता है कि जितने सीट्स कांग्रेस कंसीड करना चाह रही हो और जितने आम आदमी पार्टी के साथी सीट्स चाह रहे हो, ये तालमेल नहीं बन पाया, और यही कारण बना कि आम आदमी पार्टी के साथ वहां मिलके हम लोग चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन बाबा साहब, एक बात तो आप मानेंगे कि एक परिपाटी सी बन गई, कांग्रेस पार्टी कई बार अपनी जीती हुई बाजी जो है हारती नजर आती है, ये सीएम रेस की वजह से। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये अंदर कुछ तय होता है नहीं होता, लेकिन बाहर परसेप्शन क्या बनता है आप अच्छी तरह जानते हैं, भीतर की बातें आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जानेगा। छत्तीसगढ़ में देख लें, मध्य प्रदेश में देख लें, इसके बाद अब हरियाणा में भी देख लें, एन वक्त पर जो बड़े प्रमुख पिलर्स होते हैं उनका आपस में टकराना, उनका सीएम की होड़, फिर वही पता नहीं कहां से ये 2.5 साल वाले फॉर्मूले का जिक्र, पिछले उदाहरणों का जिक्र छिड़ता है, और इसमें कांग्रेस को बड़ा नुकसान होता है। इससे कैसे निजात पाइएगा? कांग्रेस टॉप लीडरशिप को देखना होगा, इसको नियंत्रित करने के लिए पहल करनी होगी। पहल होती है, उनके तरफ से ईमानदारी से पहल होती है, लेकिन हम सबको भी ध्यान देना पड़ेगा। अगर ऊपर से भी प्रयास हो रहा है तो नीचे भी लाइनें ऐसी ना खड़ी की जाएं कि कुल मिला के सबको नुकसान हो।
आज की तारीख में मान लिया जाए, आप भी जमीन पर चुनाव में बहुत जाते हैं, कि लोगों को क्लियर कट नेता कौन होगा, किसके पास में अधिकार होंगे, कौन आगे जाकर पार्टी को लीड करेगा स्टेट में, ये क्लैरिटी चाहिए। क्योंकि एक चीज बता दूं कि जब अनिल विज ने बीच चुनाव में जब अपना दावा ठोका तो बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने कहा कि नहीं, हमारे नायक नायब सैनी ही होंगे, तो उन्होंने बहुत क्लैरिटी इस बात की रखी, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ऐसी कोई क्लैरिटी आई नहीं। बल्कि जितना कंफ्यूजन जाता है जनता के बीच में, वो थोड़ा सा भारी पड़ता है, चाहे आप कितनी बढ़िया तैयारी मैनिफेस्टो स्तर पर या अपने कार्यकर्ताओं के स्तर पर कर लें। बाबा साहब जी, हर चीज का असर होता है, इसमें कोई दो बात नहीं है। और क्योंकि अब हारते हुए दिख रही है, कांग्रेस पीछे दिख रही है। अब तो मेरे ख्याल से 12:30 बज गया है, ट्रेंड बदलना कठिन है। तो क्या क्या कमियां आई, कुछ तो आपने गिनाए। बीसी फैक्टर की बात अभी सामने आई, जाट वर्सेस अदर्स तो कहीं नहीं हो गया, एससी वोट स्प्लिट हो गया क्या, जाट वोट भी स्प्लिट हो गया क्या, ये जो लीडरशिप की बात है, क्योंकि कांग्रेस ने किसी को घोषित नहीं किया था चीफ मिनिस्टर के रूप में, उसका फर्क पड़ा क्या, आपस में तालमेल की कमी अगर दिख रही थी जो प्रचारित हुई, सामने वाले तो उसका लाभ लेंगे, वो भरसक उसका भरपूर प्रसार करेंगे, दुष्प्रचार करेंगे, तो ये सारी चीजों का नुकसान होता है। आम आदमी पार्टी का भी आपने कहा, अगर मार्जिनल हार जीत है, 500 वोट से कांग्रेस हार गई, 1000 वोट आम आदमी पार्टी को मिल गए उन सीटों में, तो आम आदमी पार्टी से भी अलायंस होता तो बेहतर होता। अब चुनाव के बाद ये विश्लेषण तो किए जा सकते हैं। बाबा साहब, आपने सारे कारण एकदम सही पूरे लिस्ट कर दिए हैं जिन पे आपको विचार करना पड़ेगा आगे वाले चुनावों के लिए। दूसरे राज्य में देखिए, अब महाराष्ट्र एक बड़ी चुनौती है आपके सामने, क्योंकि कांग्रेस ने लोकसभा में वहां पे बहुत अच्छा किया है, 1 सीट थी 13 सीटें जीती हैं, तो ये कहीं इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। वहां के भी आप ही मैनिफेस्टो कमेटी के आप ही को शायद अध्यक्ष बनाया गया, अगर मैं सही हूं तो ये आपके लिए एक बड़ी चुनौती होगी, और यहां से आप एक लेसन सीख सकते हैं। कोऑर्डिनेटर है, तो एक लेसन क्या ये महाराष्ट्र में आप जरूर हम लोग को कोऑर्डिनेटर की जवाबदारी मिली है जी। राज्य और हाँ, ध्यान रखना पड़ेगा वहां महाराष्ट्र में अभी तक जो बाहर से मेरे को महसूस हो रहा है कि एमवीए ज्यादा एक होके काम कर रहा है। जो आपने पूछा कि यहाँ कैसे हो गया, आम आदमी पार्टी का नहीं हो पाया, दूसरी कुछ फैक्टर्स आ गए क्या, तो वहां पर महाराष्ट्र में अभी ऐसा एहसास नहीं हो रहा है। वहां पर ये तीनों जो प्रमुख दल हैं, ये अच्छे से मिलके काम कर रहे हैं, मैनिफेस्टो के संदर्भ में भी मिलके काम कर रहे हैं, और ये अगर जब बना रहेगा तो निश्चित रूप से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में होगा। एक सवाल हरियाणा के संदर्भ में और बार बार उठ रहा है जहन में, तो मैं पूछ ही लेता हूं, आप सामने मौका है हमारे पास में। टॉप लीडरशिप में भी कांग्रेस पार्टी के ऐसा माना जाता है जैसे शैलजा जी किसी की पसंद हैं, वहां दूसरे नेता किसी दूसरे गुट के पसंद हैं, तो क्या टॉप लीडरशिप में ये पसंद वाली बातें सच होती हैं? यही नीचे तक आता है, कौन प्रियंका जी की पसंद, कौन राहुल जी की पसंद, कौन सोनिया जी की पसंद, और इससे भी काफ़ी हद तक ये जो पब्लिसिटी है या नेगेटिव पब्लिसिटी है, ये पार्टी को ले डूबती है, कार्यकर्ताओं को थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। सच्चाई तो ये है कि ऐसा नहीं होता। सेंट्रल लीडरशिप बहुत ज्यादा मैच्योर है, और कोई किसी के पक्ष में कोई विचार रख सकता है, ये मानवीय प्रवृत्ति है, लेकिन निर्णय लेते समय ये भावनाएं बलवती नहीं होती। प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस होते हैं, वो आप आकलन करने में गलती कर सकते हैं, फिर ये बात आ जाती है कि नहीं वो तो उनके पसंद के थे इसलिए ऐसा हो गया, गलत चॉइस हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। वहां बहुत गंभीर मंथन होता है, बहुत गंभीर चिंतन होता है, और कई फैक्टर्स हैं, उनका आकलन करके निर्णय लिया जाता है। कभी किसी के पक्ष में जाएगा तो कहा जा सकता है कि वो उनसे थोड़े से करीब हैं, कभी दूसरे के पक्ष में जाएगा तो कहा जा सकता है कि वो उनके करीब हैं, लेकिन मौका इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि कोई किसी के करीब है, मौका इसलिए मिलता है कि आकलन किया जाता है कि ये बेस्ट चॉइस होगा। वो निर्णय सही भी निकलते हैं, वो निर्णय गलत भी निकलते हैं। जेएस नैन साहब हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। नैन साहब, अभी जो आप सुन रहे हैं यहाँ पर सिंहदेव जी को, क्या ये जो टॉप लीडरशिप के पसंदीदा नेताओं वाली बात है, कार्यकर्ताओं तक, जनता तक, इसका भी कोई असर होता है? एक बात। दूसरी बात कि हमेशा
वहां पर बटे हुए जो वर्ग हैं उन वर्गों में, जैसे अभी आपने एक नई बात छेड़ी इसमें ओबीसी वर्ग का, हालांकि ये पहले से चल रही थी लेकिन आपने क्लियरली से अंडरलाइन किया कि ये बड़ा फर्क। तो नेताओं की किलेबंदी में कांग्रेस पार्टी चूकी है, आपको ऐसा लगता है, या एन वक्त पर जो खुद को सीएम पिच करने की दौड़ थी इसने ज्यादा डैमेज किया, या कलेक्टिव है ये? ऐसा है कि मेरे ख्याल में कांग्रेस जो लीडरशिप है उसमें तो ऐसी बात नहीं है कि आपस में वो बटे हुए हैं या उनके आपस में ग्रुप हैं, यानी जो टॉप के लीडर्स हैं उसमें ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती। हाँ, ये जरूर होता है कि कुछ लोग जो है ना वो प्रियंका के को ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग राहुल जी को पसंद करते हैं, कुछ लोग खड़गे जी को पसंद करते हैं, ऐसा हो सकता है। परंतु जो टॉप लीडरशिप है वो तो आमतौर पर यही चाहेगा कि सारी पार्टी यूनाइटेड रहे और हम कांग्रेस यूनाइटेड होकर ही जीत सकते हैं। तो उनकी वो इसलिए मतलब वो मुझे नहीं लगता कि इससे कि टॉप लीडरशिप में कोई पार्टीबाजी होगी। और यही नहीं, एक और चीज है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में भी हरियाणा में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ ऐसी बातें हुई हैं, जैसे कि हमारी यूनिवर्सिटीज हैं जितनी हरियाणा की उसमें अपॉइंटमेंट होती रही, और जबकि कोड ऑफ कंडक्ट में अपॉइंटमेंट का मतलब ही नहीं होता। 1-2 दिन पहले जो है जब कांग्रेस पार्टी ने ऑब्जेक्शन किया तो तब जाकर वो अपॉइंटमेंट बंद हुई। इसी तरीके से राम रहीम का काफी असर है, और राम रहीम को जो हर इलेक्शन से पहले उसको बेल मिल जाती है। आपको रोकता हूं मैं, एक कुमारी सैलजा का इस वक्त एक रिएक्शन हमको दिख रहा है, सुनवाते हैं जरा दर्शकों को। दोनों हमारे जो मेरी पुरानी पार्लियामेंट्री है और वर्तमान में पार्लियामेंट्री है, और उसके अलावा भी जो लगता एरिया है वहाँ पर कांग्रेस मजबूत दिख रही है बिल्कुल, और हम अच्छी सीटें जिता कर देंगे। तो अभी मैम उम्मीद है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू। तो बहुत ही अल्प और छोटे कम शब्दों में हम कह सकते हैं उन्होंने अभी भी एक उम्मीद जाहिर की है कि वो जीत रहे हैं। लीजिए, और एक और हमारे पास नूह से कांग्रेस उम्मीदवार को लेकर के एक यहाँ पर एक अपडेट मिल रहा, वो भी आप टीवी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और फिलहाल नैन साहब, जैसा भी आप कह रहे थे, मेरा जो सवाल था उसमें ये भी एक हिस्सा था कि नीचे लगातार टॉप लीडरशिप की पसंद वाले कुछ स्थानीय नेताओं का चर्चा चलता रहता। एक बड़ा फैक्टर और है, मैनिफेस्टो ने हर बार कई जगहों पर कमाल किया है, और टॉप लीडरशिप में स्पेशली राहुल गांधी जी के लीडर ऑफ अपोजिशन बनने के बाद लोकसभा में हर एक इलेक्शन की कामयाबी नाकामयाबी उनके साथ में जोड़ी जाती है। आप इसका कुछ योगदान देखते हैं हरियाणा में, या ये सब कुछ स्थानीय किलेबंदी के जिम्मे आप छोड़ेंगे? ऐसा है कि ऊपर की जो लीडरशिप है उसकी मुझे कोई गलती नजर नहीं आती। उन्होंने हुड्डा साहब और इनको सबको पूरी पावर दे दी थी कि आपने जो है ना जिन कैंडिडेट को आप चाहते हो उसको इलेक्शन में खड़ा कर दो, और 72 कैंडिडेट 90 में से हुड्डा साहब ने खड़े किए, और 10 या 12 जो थे वो सैलजा जी के थे, 2 सुरजेवाला जी के थे, और 4 या 5 जो है ना हाईकमांड ने अपनी पसंद के खड़े किए थे। जब इनकी पसंद के कैंडिडेट खड़े किए हैं तो इनकी जिम्मेवारी बन जाती है कि वो करें, ये आपस में ना लड़े। और आपस में मैं आपको बताऊं कि हरियाणा में ये मैसेज गया है कि आपस में लड़ेंगे, और अगर ये जीत भी गए तो उसके बाद सीएम के लिए लड़ेंगे, एक नहीं होगा। कोई कहते थे ये सीएम बन जाएगा, कोई कहता था ये सीएम बन जाएगा, और ये आपस में लड़ेंगे। तो ये गलत मैसेज लोगों के अंदर गया, तो इसलिए। और दूसरी चीज, एक और चीज आपको बताऊं कि बीजेपी का कैडर है वहां पर, विलेज लेवल पर, शहर लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, उनके पन्ना प्रमुख, उनके सब कैडर है। परंतु कांग्रेस पार्टी का पिछले 10-15 साल से कोई कैडर ही नहीं है। वास्तव में ये इलेक्शन जो है ना वो बीजेपी वर्सेस जनता था, कांग्रेस को नहीं था। चलिए, बीजेपी के प्लस पॉइंट्स क्या है नैन साहब, मैं आपसे फिर पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया है, एक छोटा सा ब्रेक ले लूं। हमारे साथ ये पूरा पैनल जुड़ा रहेगा, चर्चा जारी रहेगी। फिलहाल जम्मू कश्मीर हरियाणा की स्थिति टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर एकदम क्लियर हो चली है। हरियाणा में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक लगती दिखाई पड़ रही है, और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन विजयी होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलहाल रुझानों में ये स्थिति दिख रही है।